वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी लखनऊ यूनिवर्सिटी के न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के इंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन करने वालों का पंकज कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम लेकर के चल रहे हैं आपको प्रैक्टिस टेस्ट यानी कि टेस्ट सीरीज 7 पर। तो देखिए हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लेखांकन की सीमा नहीं है। लेखांकन की सीमा यानी अकाउंटिंग की लिमिटेशंस इनमें से कौन सी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है कि ए लेखांकन परंपराओं पर आधारित है यानी कि बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशंस। बी कानूनी मामलों में प्रमाण तो एविडेंस इन लीगल मैटर। सी अपूर्ण सूचना यानी कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। डी गुणात्मक सूचनाओं का अभाव। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो इसमें देखिए कुछ जैसे कि ए ऑप्शन दिया हुआ है कि लेखांकन परंपराओं पर आधारित, ये लिमिटेशंस हो सकती, लेकिन और ये बी है कानूनी मामलों में प्रमाण। कानूनी मामलों में ये प्रमाण, ये इसकी लिमिटेशंस नहीं है, ये तो इसकी पॉजिटिविटी है ना। और सी देखिए अपूर्ण सूचना यानी कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ऐसा हो सकता है, ये एक सीमा हो सकती है इसकी। गुणात्मक सूचनाओं का अभाव है। देखिए आप यहाँ पर जो कुछ भी मनी मेजरमेंट है वो तो हम यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन जो क्वालिटेटिव, जैसे कोई भी एम्प्लॉय है जो कि बहुत ही मेहनती है और ईमानदारी से यानी कि ऑनेस्टली वर्क करता है, लेकिन हम इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं शो करते। हाँ, उसको जो दी जाती है सैलरी उसको शो करते। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा बी, दैट इज एविडेंस इन लीगल मैटर। ये कोई लिमिटेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्तीय वर्ष के अंत में जिसके दौरान 5 लाख का विक्रय और अंतिम स्टॉक का मूल्य 40,000 का है, ये है। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग विच सेल ऑफ गुड्स वाज वर्थ ₹5 लाख, द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 40,000। दिस इज, ये क्या है, एक घटना है, एन इवेंट, एक लेन देन है, ट्रांजैक्शन है। सी घटना तथा लेन देन दोनों, बोथ द इवेंट्स एज वेल एज ट्रांजैक्शन। और डी ए तथा बी में से कोई नहीं, नन ऑफ ए एंड बी। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन क्या होता है, कोई भी लेन देन को ट्रांजैक्शन कहते हैं। सैलरी दे दिया, ट्रांजैक्शन हो गया, गुड्स परचेज कर दिया, ट्रांजैक्शन हो गया, लेकिन उसकी वजह से जो कुछ भी एलिमेंट बैलेंस शीट तक जाते हैं, आप देखिए किसी तरह का कोई प्रॉफिट होना, ये क्या है, इवेंट होना होता है। इसी तरीके से जो 5 लाख का गुड्स सेल किया और स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 40,000 का है, तो ये क्या है, ये एक घटना भी है और लेन देन भी है। तो सी विल बी द राइट आंसर, बोथ एन इवेंट एज वेल एज ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लेखांकन में लाभ हानि ज्ञात करने का आधार है इन एन अकाउंटिंग इन बेसिस ऑफ सर्टेनिंग प्रॉफिट और लॉस। किस पर निकालते हैं, देखिए नकदी आधार पे, कैश पर है। बी यानी कि उपार्जन आधार पे, एक्रूअल बेसिस पर। सी नकदी या उपार्जन आधार, आइदर कैश और एक्रूअल बेसिस। और डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ देबो। तो याद रखिए आप, देखिए क्या है कि बिजनेस अगर कैश बेसिस पर चलता है तो कैश बेसिस पर चला करके और फिर प्रॉफिट या लॉस को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अगर एक्रूअल बेसिस तो एक्रूअल बेसिस पर भी होता है और दोनों पर ही होता है। ज़्यादातर बिजनेसेस क्या होते हैं, कैश एक्रूअल बेसिस दोनों पे होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, दैट इज आइदर कैश और एक्रूअल। जिस पर भी होगा, चाहे कैश पे होगा तो और एक्रूअल पे होगा तो, या दोनों होगा तब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रमाणक बनाया जाता, वाउचर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। देखिए प्रमाणक क्या होता है, जब ऑडिटर ऑडिट करने जाता है तो ऑडिटर के पास में ये एक तरह से एक जो है यूज करता है वो प्रमाणक, यानी कि वाउचर्स होता है। इसी के बेसिस पर वो ऑडिट करता है और अपनी जो रिपोर्ट है उसको प्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ, ए लेखांकन प्रविष्टि से जर्नल एंट्री। बी खाता बही के खाते से लेजर अकाउंट। सी मूल प्रलेखों से सोर्स डॉक्यूमेंट। डी उपरोक्त सभी से ऑल ऑफ देबो। तो देखिए जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कि इनवाइस हो गया, कैश सेल्स की जो भी कैश मेमोज होती हैं, ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि प्रमाणक बनाया जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट से। सोर्स डॉक्यूमेंट, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखांकन के मूल प्रलेख है सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग आर। ऑप्शन देखिए कैश मेमो। बी बीजक और बिल यानी कि इनवाइस एंड बिल। सी चेक होती है। डी उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही लेखांकन के मूल प्रलेख हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है पूछा गया, विच इक्वेशन इज करेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग।
तो ऑप्शन देखिए ए, यानी कि दायित्व बराबर संपत्तियां माइनस पूंजी, लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल। बी संपत्तियां बराबर दायित्व माइनस पूंजी, असेट बराबर लायबिलिटीज माइनस कैपिटल। सी पूंजी बराबर संपत्तियां माइनस दायित्व, कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटीज। और डी पूंजी संपत्तियां प्लस दायित्व यानी कैपिटल इज इक्वल टू असेट प्लस लायबिलिटीज। तो राइट आंसर हो जाएगा असेट में से लायबिलिटीज माइनस करिए और आता है कैपिटल, दैट इज सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्नीचर का उधार क्रय किस बीजक द्वारा लेखांकित किया जाएगा? क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर विल बी रिकॉर्डेड थ्रू विच वाउचर? ऑप्शन देखिए डेबिट वाउचर के द्वारा, बी कैश वाउचर के द्वारा, सी क्रेडिट वाउचर के द्वारा और डी ट्रांसफर वाउचर के द्वारा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, दैट इज ट्रांसफर वाउचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वास्तविक खाता कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल अकाउंट? देखिए सैलरी अकाउंट है यानी कि वेतन खाता, और बी देनदार खाता यानी कि डेटर्स अकाउंट, सी अदत्तव्यय खाता आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज अकाउंट, और ये स्टॉक खाता स्टॉक अकाउंट है। तो देखिए सैलरी अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, डेटर्स अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, अदत्तव्यय खाता आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज ये भी पर्सनल अकाउंट जिसमें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। यहाँ पर रियल अकाउंट पूछा गया, स्टॉक खाता यानी कि स्टॉक क्या है, टचेबल है, टेंजिबल है, और इस तरह से ये रियल अकाउंट है। तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगद खरीदी गई मशीनरी डेबिट की जाएगी, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश विल बी डेबिटेड टू। ऑप्शन देखिए रोकड़ खाता में डेबिट करेंगे कैश अकाउंट में, बी क्रय खाता में करेंगे परचेजेज अकाउंट, सी मशीन खाता में करेंगे मशीनरी अकाउंट में, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। तो याद रखिए कि अगर मशीनरी खरीदी जाएगी तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डेबिट जो किया गया वो मशीनरी अकाउंट को, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज मशीन खाता यानी कि मशीन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माल दान में देने पर क्रेडिट किया जाएगा। जब भी आप गुड्स गिवन इन चैरिटी यानी कि गुड्स चैरिटी में देते हैं तो विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड ऑन गिवन द गुड्स है? जनरल एंट्री अगर बनाएंगे तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, और चैरिटी अकाउंट डेबिट अगर कैश में देते तो टू कैश करते, गुड्स में दे रहे हैं तो टू परचेजेस अकाउंट या गुड्स अकाउंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हो, क्रय खाता परचेजेज अकाउंट, बी आरण खाता यानी कि ड्राइंग अकाउंट, सी विक्रय खाता यानी सेल्स अकाउंट, डी दान खाता यानी कि चैरिटी अकाउंट। तो लिखा है माल दान में देने पर क्रेडिट किया जाएगा, ए विल बी द राइट ऑप्शन, दैट इज परचेजेस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15% व्यापारिक छूट तथा 4% नगद छूट पर 40,000 रुपये सूची मूल्य का माल नगद बेचने पर रोकड़ खाता डेबिट किया जाएगा। ऑन सेलिंग द गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। देखिए यहाँ पर जो गुड्स सेल किया गया है उसकी कॉस्ट कितनी है? 40,000 है, और इस पर जो माइनस करेंगे जैसा कि आप देखते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 15% है, और 15% 40,000 का कितना हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा, ये हो गया 34,000, और 34,000 से भी कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे जो कि 4% है, तो ये हो गया आपका कितना? 34,000 का 4%, दैट इज 1,360 रुपया माइनस हो जाएगा, और इस तरह से 34,000 में से 1,360 माइनस करने के बाद में ये हो गया 32,640 का। अब जनरल एंट्री जब करेंगे तो जनरल एंट्री क्या करेंगे? आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और फिर जैसा कि आप जानते हैं कि कैश डिस्काउंट को ही यहाँ पे शो करते हैं डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, तो अमाउंट हो जाएगा 32,640, और डिस्काउंट में 1,360, और टू सेल्स अकाउंट में हो जाएगा 34,000। नरेशन लिख देंगे कि बीइंग गुड्स सोल्ड वर्थ ₹40,000 एट द रेट ऑफ 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट। तो अब यहाँ पे आंसर आप देख रहे हैं आ चुका है ए, दैट इज 32,640, इसे ही कैश अकाउंट में डेबिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
कि रोकड़ बही में लेखा किया जाता है कैश बुक मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ। कैश बुक में क्या रिकॉर्ड किया जाता है? ऑप्शन देखिए, समस्त नगद क्रय एवं विक्रयों का, ऑल कैश परचेजेज एंड सेल्स। बी, समस्त नगद प्राप्तियों का, ऑल कैश रिसिप्ट। सी, समस्त नगद भुगतानों का, ऑल कैश पेमेंट। डी, समस्त नगद प्राप्तियों भुगतानों का, ऑल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो कैश बुक के अंदर में देखिए जितना भी कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट होता है वो सब रिकॉर्ड किया जाता है। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मई 2020 को रोकड़ बही का बैंक अधिविकर शेष 2000 थे। रोकड़ बही का बैंक अधिविकर शेष का मतलब हो गया कि माइनस का बैलेंस हो गया कितना, बैंक ओवरड्राफ्ट 2000। बैंक में 10,000 रुपये जमा कराने तथा किराए का 7200 रुपये का चेक देने के पश्चात शेष होगा। ऑन 1 मई 2020 कैश बुक बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस was 2000 and depositing rupees 10,000 into bank and giving a check of rupees 7,200 for rent, the balance will be। देखिए आपका ये जो 2000 है ये जो माइनस में है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस एक तरह से था कैश का 2000। जब आप 10,000 इस पर डिपॉजिट करेंगे तो 8,000 का पॉजिटिव बैलेंस यानी कि डेबिट बैलेंस आएगा, और 7,200 माइनस करने के बाद भी 800 का बैलेंस होगा और वो भी डेबिट बैलेंस होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, दैट इज 800 डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या निम्नलिखित में से किसको लेखांकन की प्रधान बही कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग? ऑप्शन देखिए, लेजर, बी जर्नल, सी बैलेंस शीट और डी ट्रायल बैलेंस। तो याद रखिए कि लेखांकन की प्रधान बही लेजर को कहा जाता है। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनोज से 20,000 रुपये का माल 20% व्यापारिक छूट पर खरीदा, मनोज के खाते में खतौनी की जाएगी। अगर 20,000 का गुड्स और 20% ट्रेड डिस्काउंट पे परचेज गुड्स फ्रॉम मनोज आप 20,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, पोस्टिंग विल बी मेड इन मनोज अकाउंट। तो सबसे पहले आप देखिए कि जब ये जो परचेजर है, परचेजर कह रहा है कि मैं 20,000 का यानी कि 20,000 का गुड्स और 20% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो 20% ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा, ये 4,000 हो जाएगा। अगर 20% ट्रेड डिस्काउंट की बात करेंगे तो अमाउंट कितना, एक तो 16,000 से रिकॉर्ड होगा, पहली बात तो ये कन्फर्म। अब दूसरी बात यह है कि ये परचेजर मनोज का अकाउंट बनाएगा, तो जब मनोज का अकाउंट बनाएगा तो क्या दिखाएगा? बाई परचेज यानी क्रेडिट साइड में दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए, डेबिट पक्ष में 20,000, बी क्रेडिट पक्ष में 20,000, सी डेबिट पक्ष में 16,000, डी क्रेडिट पक्ष में 16,000। और यहाँ पे ये डेबिट 20,000, क्रेडिट साइड 20,000, डेबिट साइड 16,000, क्रेडिट साइड 16,000। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज क्रेडिट। मनोज के क्रेडिट साइड में जाके बाई परचेजेस 16,000 से लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रायः निम्नलिखित खातों के शेष निकाले जाते हैं। नॉर्मली द फॉलोइंग अकाउंट्स आर बैलेंस्ड। ऑप्शन देखिए, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, और बी है रियल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, सी ओनली नॉमिनल अकाउंट, डी पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। तो राइट आंसर होगा डी, दैट इज पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट के नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेज को ट्रांसफर कर दिया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संपत्तियों को तलपट में दिखाया जाता है। असेट आर शोन इन द ट्रायल बैलेंस ऑन ए डेबिट पक्ष में, डेबिट साइड, बी क्रेडिट साइड में, क्रेडिट पक्ष में, सी न डेबिट साइड में न क्रेडिट में, न इधर डेबिट नॉर क्रेडिट, तलपट के बाहर आउटसाइड द बैलेंस, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। राइट आंसर हो जाएगा डेबिट पक्ष में यानी डेबिट साइड में ही दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंक शेष का हमेशा धनात्मक माना जाता है यदि वो है। बैंक बैलेंस इज ऑलवेज कंसिडर्ड पॉजिटिव इफ इट इज। ऑप्शन देखिए, रोकड़ बही का शेष है बैलेंस एज पर कैश बुक, बी रोकड़ बही का डेबिट शेष डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, सी पासबुक का क्रेडिट शेष है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए बैंक शेष का हमेशा धनात्मक शेष माना गया है, यानी कि बैंक बैलेंस का पॉजिटिव बैलेंस तब माना जाता है जब वो रोकड़ बही यानी कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस है। बैंक बैलेंस की बात कर रहे हैं कि आपका जो कैश बुक है, कैश बुक में बैंक का कॉलम होता है और कैश का भी कॉलम होता है, तो अगर वहाँ पे डेबिट बैलेंस होता है तो ये हमारे लिए पॉजिटिव होता है बिजनेसमैन के लिए। और रोकड़ बही का अगर डेबिट शेष है तो ये भी कहा गया है कि अगर जो है रोकड़ बही का शेष है और या रोकड़ बही का डेबिट सही से शेष है, और फिर पासबुक का तो क्रेडिट बैलेंस होता है तब वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस होगा और पासबुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस होगा। डी उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो डी विल बी द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
स्थायी किस्त पद्धति में ह्रास लगाया जाता है, यानी कि डेप्रिसिएशन अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड इज कैलकुलेटेड। ऑप्शन देखिए संपत्ति के क्रय मूल्य पर। भाई डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज करेंगे ये पूछा जा रहा है सिंपली, ऑन द परचेज ऑफ द परचेज प्राइस ऑफ द असेट, बी संपत्ति खाते के अंतिम शेष पर ऑन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द असेट, सी संपत्ति खाते के प्रत्येक वर्ष के प्रारंभिक शेष पर ऑन ईच ईयर ओपनिंग बैलेंस ऑफ द असेट, डी संपत्ति के बाजार मूल्य पे ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द असेट। तो देखिए जो ये डेप्रिसिएशन अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट है ये संपत्ति के क्रय मूल्य पर, यानी कि परचेज वैल्यू जो भी होती है असेट की उसी पर लगाते हैं डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घटती शेष पद्धति से 15% वार्षिक ह्रास लगाए हुए 3 वर्ष पश्चात एक मशीन का अपलेखित शेष मूल्य 49,130 था और इसका प्रारंभिक मूल्य, तो ओपनिंग बैलेंस पूछ रहे हैं कि WDV ऑफ एन एसेट आफ्टर 3 इयर्स ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यानी कि डेप्रिसिएशन लगाने का जो मेथड है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड WDV मेथड है। और कह रहे हैं कि अगर वो लास्ट में 3 इयर्स के आफ्टर 3 इयर्स वो 49,130 था, तो बताइए ओरिजिनल वैल्यू क्या है। तो हम इसको कैलकुलेट ऐसे करेंगे कि फर्स्ट ईयर में, यानी कि ये जो लास्ट ईयर का था, आप ऐसे कह सकते हो कि लास्ट ईयर जो था तो ये 49,130 था। कब? जब 15% डिस्काउंट यानी घटा दिया गया था, तो उसके बाद में ये 85 के लिए था। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 100 के लिए देखें तो ये हो जाएगा 57,800। अब अगर बात करें कि सेकेंड ईयर में ये जो 57,800 है इस पर 15% डेप्रिसिएट हो चुका था, तो ये 85 के लिए था। तो 100 के लिए अगर बात करें तो 100 के लिए आ जाएगा 68,000, और इस तरह से फर्स्ट ईयर में 68,000 जो कि, और ये 85 के लिए था, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 80,000 आएगा, जो कि स्टार्टिंग में वैल्यू थी। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 18,000 से 15% फर्स्ट टाइम माइनस करेंगे तो 68,000 आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो 57,800, और थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन 15% माइनस करेंगे तो 49,130 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर 80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचय बनाया जाता है, रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम, रिजर्व कहाँ से क्रिएट करा जाता है? देखिए प्रोविजन और रिजर्व दोनों ही प्रॉफिट एंड लॉस से क्रिएट किया जाता है, लेकिन प्रोविजन क्या होती है? प्रोविजन एक नोन लायबिलिटी है लेकिन अमाउंट उसका अननोन होता है। लायबिलिटी तो नोन है लेकिन अमाउंट, और रिजर्व क्या है? रिजर्व किसी नोन लायबिलिटी के लिए नहीं होता है। ये एक तरह से रिजर्व करा जाता है फ्यूचर कंटिजेंसीज के लिए, कि भविष्य में कभी भी जरूरत होगी किसी तो उसको मीट आउट करने के लिए। तो ऑप्शन देखिए, लाभों से, बी हानियों से, सी संपत्तियों से, डी दायित्वों से, प्रॉफिट्स, लॉसेज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ए हो गया राइट आंसर, दैट इज प्रॉफिट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ने बी से एक विपत्र प्राप्त किया और इसे सी को बेचान कर दिया, सी ने इसे डी को बेचान कर दिया। बेचान का मतलब होता है इंडोर्स कर दिया, इसके अनादरण पर डी क्रेडिट करेंगे। ए रिसीव्स अ बिल फ्रॉम बी एंड इंडोर्सेज, सी को कर दिया। ए ने बी से बिल रिसीव किया और सी को दे दिया, सी ने डी को कर दिया। और जब डिसऑनर हो गया तो डिसऑनर के टाइम पर डी किसको क्रेडिट करेगा? भाई डी देखो क्या करेगा, डी एक तरह से देखिए जो सी है, तो सी तो इसका डेटर है ना डी का, तो ये सी को तो डेबिट कर देगा ना, सी को डेबिट कर देगा, और क्रेडिट किसको करेगा? ये डिसऑनर पे बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करेगा। तो ऑप्शन देखिए, एज अकाउंट, बी वाइज अकाउंट, सी सीज अकाउंट, डी प्राप्त विपत्र खाता। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज बिल रिसीवेबल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारू को 2700 रुपये का माल विक्रय किया परंतु चारू के खाते में 7200 लिखा। आप देखिए यहाँ पर एरर हो गई, बेचा कितने का? 2700 का, और लिखा कितना? 7200 लिख दिया। तो संशोधन प्रविष्टि में चारू का खाता क्रेडिट किया जाएगा। सोल्ड गुड्स टू चारू फॉर 2700 बट वाज रिकॉर्डेड चारूज अकाउंट इज 7000। अब देखिए गुड्स जब आपने सेल करा होगा तो चारू के अकाउंट को डेबिट कर दिया होगा एज ए डेटर मान करके 7200 से, जबकि होना कितने चाहिए था? 2700 से। तो अब देखिए इन रेक्टिफाइंग एंट्री चारूज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, तो चारू के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। डिफरेंस देखिए 2700 और 7200 का है 4500। तो राइट आंसर हो जाएगा कि चारू के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज 4500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तलपट में है देनदार कितने का? 15,000 रुपए का। डूबत ऋण कितना? 400 तथा संदिग्ध ऋण आयोजन 600 रुपए। समायोजन में अतिरिक्त डूबत ऋण
400 रुपये दिए या देनदारों पर 5% आयोजन बनाना हो तो लाभ हानि खाते में डेबिट किए जाएंगे। ऑप्शन देखिए जरा एक बार फिर से यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि ट्रायल बैलेंस कंटेन्स डेब्टर्स 15,000 के डेटर्स हैं, बैड डेट्स 400 के और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट 600 के हैं। फर्दर बैड डेट्स गिवन इन एडजस्टमेंट आर 2400। ये जो फर्दर बैड डेट्स है ये यहाँ पर 400 होना चाहिए था, ठीक है। इफ ये ₹400 है, ठीक है। इफ ए प्रोविजन एट 5% इज मेड ऑन डेटर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ। तो आइए जरा इसको कैलकुलेट करते कैसे कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर में हम कैसे शो करेंगे और कितना इम्पैक्ट आएगा इस चीज़ को। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, बैड डेट्स लिख देंगे। अब बैड डेट्स की बात करें तो बैड डेट्स देखिए कितने का है, 400 का है, और इसमें ऐड कर देते हैं FBD यानी कि फर्दर बैड डेट्स। तो फर्दर बैड डेट्स भी कितने का हो गया, अतिरिक्त देखिए ये 400 का है, और फिर इसमें हम ऐड कर देते हैं न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, तो NPBD जिसे कहते हैं। न्यू प्रोविजन कैलकुलेट कैसे करते हैं, जितना भी डेटर्स है 15,000 का, इसमें से 400 यानी कि FBD माइनस कर दीजिए तो 14,600 हो जाएगा, और इसी का कैलकुलेट करेंगे 5%, तो 5% इसका कैलकुलेट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 730 रुपये। अब क्या करेंगे, इसमें 730 को ऐड कर देंगे, और आप देखिए लेस किसको करेंगे, लेस कर देंगे इसको 600 को, जो कि ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट है, और वो अमाउंट है 600 का। तो इसको लेस करने के बाद देखिए तो 4 4 8 साथ ये 1530 हो गया, इसमें से माइनस कर देंगे तो 930 जो अमाउंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हेयर। प्रॉफिट एंड लॉस पर जो इफेक्ट आने वाला है वो कितने का इफेक्ट आने वाला है, वो 930 का इफेक्ट आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तलपट में निम्न सूचना दी गई, 15% बैंक ऋण और ब्याज चुकाया, फिर लाभ हानि खाते में डेबिट किया। तो देखिए यहाँ पर अमाउंट देखिए, बैंक 15% बैंक लोन है वो है 40,000 का, और इंटरेस्ट पेड कितना 4,500 का है। तो इंटरेस्ट डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट डेबिट करेंगे। याद रखिए यहाँ पर कि 15% है तो कितने का, 40,000 का 15% निकालेंगे तो 6,000 हो जाएगा। अब ये अलग बात है कि 4,500 पेड किया है, तो नहीं जो पेड किया अमाउंट वो 1,500, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1,500 को ही सिर्फ लिखेंगे, यहाँ पर टोटल अमाउंट जो होता है वो 6,000 होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, दैट इज 6,000। तो इंटरेस्ट डेबिट जो करेंगे PL अकाउंट में वो 6,000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज कंप्यूटर लैंग्वेज। ऑप्शन देखिए, बेसिक है, B कोबोल है, C पास्कल और D ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी ही कंप्यूटर की भाषा है, D विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवर्णी पद्धति में निम्न में से कौन से 2 अंकों का प्रयोग है। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डिजिट्स आर यूज्ड इन बाइनरी सिस्टम। देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चन भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं और आते हैं। तो ए देखिए 0 1 के फॉर्म में होता है, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, को कंप्यूटर की स्मृति इकाई कहा जाता है, इज कॉल्ड मेमोरी यूनिट ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शन देखिए, कीबोर्ड, बी मॉनिटर, सी CPU, डी मैग्नेटिक रिकॉर्डर। तो सी विल बी द राइट आंसर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही कंप्यूटर का मेमोरी यूनिट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन देखिए, ए प्रोग्राम, बी मॉनिटर, सी कीबोर्ड और डी CPU। तो यहाँ पर राइट आंसर है कि सॉफ्टवेयर। देखिए हार्डवेयर वो होता है कंप्यूटर का जो टचेबल होता है, जो दिखाई पड़ता है, जो नहीं दिखाई पड़ता वो क्या है, सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज प्रोग्राम। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से लेखांकन सूचना प्रणाली का कौन सा उद्देश्य, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो ऑप्शन देखिए, कर्मचारियों की भर्ती करना, रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, बी विज्ञापन एडवर्टाइजिंग, सी स्टॉक नियंत्रण इन्वेंट्री कंट्रोल, डी बाजार अनुसंधान मार्केटिंग रिसर्च। तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो पर्पज है वह है स्टॉक नियंत्रण यानी कि इन्वेंट्री कंट्रोल।
और अब एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट का एक क्वेरी बहुत ज़्यादा है कि कौन सी बुक यूज करें, मार्केट में कौन सी बुक है जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बीकॉम करना चाहते हैं या बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, उनको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा जो सटीक एकदम सही बैठे, उनकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो। तो आपके लिए हम लेकर के आए हैं एक सल्यूशन, और वो सल्यूशन ये है, ये आप देख रहे हैं टेस्ट सीरीज, यहाँ पे क्या लिखा हो, टेस्ट सीरीज ओनली, बहुत ही कम दाम में मात्र 200 रुपए में है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और इस पर जाकर के आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए क्या है कि ये जो टेस्ट हम लेकर के आए हैं, इसमें वो सारे वो 5 सब्जेक्ट जिसके अंदर में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और कॉमर्शियल मैथमेटिक्स और कंप्यूटर, ये और इकोनॉमिक्स जिसके साथ में शामिल है, और इसके साथ में कुछ मेंटल एबिलिटी के भी क्वेश्चन हैं, और ये सारी चीज़ों का एक कलेक्शन है इसमें। और पेपर के पैटर्न पे आप देखेंगे कि 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं 2 मार्क्स के, तो उसी पे बेसिस पे हमने 5 इसमें टेस्ट सीरीज दिए हुए हैं, जिनको करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, आप एग्जाम में जा कर के सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आप लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो आप इधर उधर कहीं ना जाएं, सीधे इन चीज़ों को जाकर के चेक करने के लिए क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको दे रहे हैं टेस्ट सीरीज, यानी कि फ्री टेस्ट दे रहे हैं। पहले आप जाकर के वहाँ पे एक्सपीरियंस करिए, अगर आपको लगता है कि वाकई ये आपका काम का है तो आप जाकर के इसे हमारे ऐप पे पहले क्या करेंगे, ऐप डाउनलोड करेंगे, पंकज कॉमर्स क्लासेज ऐप, और उस पर जाकर के स्टोर सेक्शन पर इसे बाई कर सकते हैं। सो दैट वाज आज ऑल अबाउट दिस टेस्ट सीरीज। Thank you. Thanks for watching. Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.